बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीआईटी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और जीआईटी पैथोलॉजी को हम पैथोमा से कवर कर रहे हैं। अभी रॉबिन से कवर नहीं कर रहे क्योंकि जब हम पैथोमा से रॉबिन की तरफ जाएंगे और स्पेसिफिक से ब्रॉड एरिया की तरफ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीआईटी पैथोलॉजी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और यहाँ से 2 एमसीक्यू और 9 एमसीक्यूज आने हैं। ओरल कैविटी है इसके अंदर पहले, फिर इसके बाद बारी है सलाइवरी ग्लैंड की, इसोफेगस की, स्टोमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टोमक तक कवर करेंगे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इनकी पैथोलॉजी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने ओरल कैविटी के डिजीज़ को पढ़ना है, हमने सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस और स्टोमक के डिजीज़ को कवर करना है। ओरल कैविटी की जो डिजीज़ है या पैथोलॉजी है वो हमने 5 टाइप की पैथोलॉजी या 5 टाइप के डिजीज़ को देखना है। पहला है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, दूसरा एफ्थस अल्सर, तीसरा बैकर्ट सिंड्रोम, नंबर 4 ओरल herpes, नंबर 5 स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जबकि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो डिजीज़ आपने पढ़ने हैं, पैरोटाइटिस जिसको मम्स कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन जिसको सियालाडीनाइटिस कहते हैं, पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक हो गया। पिलियो पिलियो का मतलब है डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाला, यानी मॉर्फ का मतलब मॉर्फोलॉजी और पिलियो का मतलब वेरिएबल या वेरिएशन वाली। फिर वार्थिन ट्यूमर है और इसके बाद म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, यानी 3 आपने ट्यूमर पढ़ने हैं। पहला होगा पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा, दूसरा वार्थिन ट्यूमर और तीसरा म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। इसोफेगस के अंदर आपने कुछ कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने एक्वायर्ड पढ़नी है। फॉर एग्जांपल ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला है, इसोफेजियल वेब होता है, ज़ेनकल डाइवर्टिकुलम है, मेलोरी वीस टीयर या सिंड्रोम होती है, इसोफेजियल वायरसेस आपने पढ़नी है, एक्लेजिया कार्डिया है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, बैरेट इसोफेगस है, फिर इसोफेगस की कैंसर स्टार्ट हो जाएगी, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। स्टोमक के अंदर वही आ सकता है कि कंजेनिटल या एक्वायर्ड। कंजेनिटल में गैस्ट्रोशाइटिस है, एम्फेलोसील होती है या हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस है, या एक्वायर्ड के अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस गैस्ट्राइटिस है सिंपल। जो गैस्ट्राइटिस 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक है। फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, स्टोमक का कैंसर है, वंस अगेन ये एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। ठीक हो गया। या फिर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। जो एडिनोकार्सिनोमा है इंटेस्टिनल या डिफ्यूज टाइप का होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी में सबसे पहला है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के अंदर लिप या पैलेट के अंदर फुल थिकनेस डिफेक्ट होगा। फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप या पैलेट इज कॉल्ड क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को एक साथ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन दोनों की टियोलॉजी सेम है। टियोलॉजी क्या होती है कि जो फेशियल प्रोमिनेंस है, इन्होंने नॉर्मली मिलकर फेस बनाना है। 4 फेशियल प्रोमिनेंस होती है, एक ऊपर से आती है, एक नीचे से आती है, 2 लैटरल साइड की होती है। तो सुपीरियर, 2 लैटरल और वैसे 5 होती है। ओके। तो 2 साइड से और 2 नीचे से और 1 ऊपर से, तो 5 फेशियल प्रोमिनेंस ने मिलके फेस बनाना होता है। लेकिन अगर फेशियल प्रोमिनेंस आपस में फ्यूज़ ना कर सके तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। यानी अगर फुल थिकनेस डिफेक्ट होगा लिप का तो उसको क्लेफ्ट लिप पे कहेंगे, अगर पैलेट का डिफेक्ट होता है तो उसको क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे। नॉर्मली एक साथ ही होती है और इनके टियोलॉजी फेशियल प्रोमिनेंस के अ, जो क्लोजर फेल होने की वजह से होती है। ठीक है। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि एक आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप हो सकता है, आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसके बाद नंबर 2 है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर का मतलब है अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ओके। और ये भी पेनफुल अल्सरेशन होती है। तो 2 कीवर्ड आपने याद रखने हैं इसके। जैसे ऊपर जो कीवर्ड होगा वो फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंस टू फ्यूज, जबकि यहाँ पर जो कीवर्ड है वो पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन है। यानी अल्सरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सकेवेशन होती है, डिफेक्ट होता है किसी भी एपिथेलियम के अंदर। तो ओरल म्यूकोसा की सुपरफिशियल पेनफुल अल्सरेशन को एप्थस अल्सर कहते हैं। अब एप्थस अल्सर की डेफिनेशन तो हमने यहाँ से देख ली कि डेफिनेशन हो जाती है। इसको फोकस कर लो। चलो ठीक है। तो ये तो हो जाएगी डेफिनेशन एप्थस अल्सर की। ओके। इसके बाद एप्थस अल्सर की इटियोलॉजी क्या होती है। ओके। तो एप्थस अल्सर के अंदर क्या होता है, एप्थस अल्सर में ये किस वजह से होता है, नॉर्मली इसकी इटियोलॉजी वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई अगर स्ट्रेस होता है किसी भी टाइप का ओरल म्यूकोसा पे अप्लाई होता है, चाहे वो फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से एप्थस अल्सर हो सकते हैं। नॉर्मली खुद ब खुद रिजॉल्व कर जाती है, लेकिन इनका रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर रिकर हो जाए, रिकर का मतलब वापस रिपीट होते हैं, एप्थस अल्सर रिपीट हो और जेनिटल अल्सर भी हो और यूवाइटिस भी हो, इन तीनों चीज़ों को मिलाने से बैकर्ट सिंड्रोम बनता है। अभी हम सिर्फ एप्थस अल्सर की बात कर रहे हैं। एप्थस अल्सर पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन होती है और इसमें यह होगा कि जो भी अल्सर होता है, एक अल्सर की एक बेस होती है, तो उसकी जो बेस होगी वो ग्रेइश बेस होती है। ओके। और उसको सराउंड करने वाला जो एरिया वो रेड होता है। लाइक इसको देखो, एरिथेमा सराउंड करता है और इसकी जो बेस है वो ग्रेइश होती है। तो ग्रेइश बेस सराउंडेड बाय एरिथेमा, ये एप्थस अल्सर की निशानी है। और एप्थस अल्सर रिकर हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, और अगर ये रिपीट हो, जेनिटल अल्सर भी हो साथ और यूवाइटिस भी हो, तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं,
बैकर्ड सिंड्रोम कहते हैं। अब बैकर्ड सिंड्रोम की क्या पैथोजेनेसिस होती है, तो बैकर्ड सिंड्रोम में होता ये है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वैसे इसकी टियोलॉजी अननोन है, लेकिन कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, यानी इसका कोई ख़ास कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स वेसल की वॉल में डिपॉज़िट हो जाएगा और इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस होगा इन्वॉल्विंग द स्मॉल वेसल। तो इस इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से जो वेस्कुलाइटिस होता है, उस वेस्कुलाइटिस की वजह से एप्थस अल्सर हो, जेनिटल अल्सर हो या यूवाइटिस हो, तो उसको बैकवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद है ओरल हर्पीस। अब ओरल हर्पीस में वेसिकल्स होते हैं, दाने, छाले वगैरह बन जाती है, किसको इन्वॉल्व करते हैं, ओरल म्यूकोसा को। अब देखो ऊपर थी पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन, लेकिन यहाँ पे ओरल म्यूकोसा की वेसिकल्स होती है। जब वेसिकल फटेगी तो वेसिकल के फटने की वजह से पेनफुल रेड अल्सर हो सकती है, ठीक है, यानी वेसिकल एज इट इज अल्सर नहीं होती, लेकिन जब वो फटेगी तो फिर अल्सर हो सकता है। नॉर्मली यह हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, यूजुअली टाइप 1 की वजह से ज़्यादा होता है। अब जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, 2 टाइप के इन्फेक्शन होता है, वेरिसिला और ज़ोस्टर। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वेरिसिला होता है, बच्चों के अंदर होता है और इसकी जो लीयंस होती है खुद ब खुद हील हो जाती है, लेकिन जो वायरस है ये किसी न किसी गैंग्लिया के अंदर डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर इसके अंदर इनएक्टिव हो जाएगा वायरस, और वायरस फिर रीएक्टिवेट होगा। रीएक्टिवेट जब होता है जब कोई स्ट्रेस अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी कम हो गया, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई हुआ है या सनलाइट है, तो उसकी वजह से वायरस की रीएक्टिवेशन होती है। रीएक्टिवेशन होगी तो दोबारा से वेसिकल्स बनेगी और वेसिकल से जब फटेगी तो शैलो पेनफुल अल्सरेशन देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको लिप्स के ऊपर कोल्ड सोर देखने को मिल सकता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कोल्ड सोर है जो कि जोस्टर कहलाता है, शिंगल्स वगैरह। इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब ये लास्ट लीजन है ओरल कैविटी की, लास्ट पैथोलॉजी है, तो ये है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मतलब है ओमा, कार्सिनोमा आ रहा है, तो कार्सिनोमा मीन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एपिथेलियम, और यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है वो स्क्वेमस सेल है जो कि ओरल म्यूकोसा को लाइन करती है। अब इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर एग्जाम में बहुत पूछे जाती है, तो वो टोबैको या अल्कोहल होती है, तो उसको याद रख लो, AT एट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यानी अल्कोहल और टोबैको होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ओरल कैविटी के अंदर वो फ्लोर ऑफ माउथ होती है। ओके, अब कैंसर से पहले कुछ लीजन्स होती है जिनको प्रीकर्सर या प्री कैंसरस लीजन कहते हैं। तो जो प्रीकर्सर लीजन्स होती है वो 2 टाइप की है ओरल कैविटी के अंदर, एक है ल्यूकोप्लेकिया और एक इरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूको का मतलब है WBC और इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट, यानी WBC यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि WBC होगी, ल्यूको का मतलब यहाँ पे व्हाइट लीजन्स होगी, व्हाइट प्लैक होगा, जबकि इरिथ्रोप्लेकिया का क्या मतलब है, रेड प्लैक होगा, ठीक है। तो इनके नाम की बेस पर इनको ल्यूको या इरिथ्रोप्लेकिया कहा हुआ है। तो ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट ब्लैक होता है, व्हाइट ब्लैक होता है जिसको आप स्क्रैप अवे नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है, इसको आप स्क्रैप अवे नहीं कर सकते और ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया को। डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया डिसऑर्डर्ड सेलुलर ग्रोथ होती है। अब ल्यूकोप्लेकिया को आपने ओरल कैंडिडियासिस और हेरी ल्यूकोप्लेकिया से आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक हो गया, ओरल ल्यूकोप्लेकिया को, क्योंकि ओरल कैंडिडियासिस या थ्रश भी हो सकती है या हेरी ल्यूकोप्लेकिया, तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे। तो जो ल्यूकोप्लेकिया है ये व्हाइट ब्लैक है जिसको आप स्क्रैप अवे नहीं कर सकते, और तीसरा कीवर्ड है कि ये स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया को अंडरलाइन करता है। लेकिन जो ओरल कैंडिडियासिस है वो भी व्हाइट होती है, लेकिन ये ब्लैक है, जबकि ये व्हाइट डेपोजिट होती है टंग के ऊपर, उसको स्क्रैप अवे नहीं कर सकते थे, इसको आराम से स्क्रैप अवे कर सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर देखने को मिलती है, जबकि वो स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया को अंडरलाइन करता है। हेरी ल्यूकोप्लेकिया, हेरी ल्यूकोप्लेकिया एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है। एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन होता है तो स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, और ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता। ये प्री मैलिग्नेंट होगा ल्यूकोप्लेकिया, लेकिन ये प्री मैलिग्नेंट नहीं होता, ठीक है। जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया है ये व्हाइट हेरी रफ पैच होती है ऑन द लैटरल टंग, ठीक हो गया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, एड्स वाले पेशेंट के अंदर, और ये एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है। जबकि इरिथ्रोप्लेकिया रेड ब्लैक होता है जो कि वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड का मतलब है ब्लड वेसल आ जाएगी तो रेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो असल में जो ल्यूकोप्लेकिया को अगर आप वेस्कुलराइज कर दो और ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाए, ब्लड वेसल्स ज़्यादा कंजेस्टेड देखने को मिले, तो उसको इरिथ्रोप्लेकिया कहा जाता है। और ये स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया को हाईली सजेस्ट करता है, जबकि वो डिस्प्लेजिया को अंडरलाइन करता था, रिप्रेजेंट करता था, लेकिन ये हाईली सजेस्टिव है, यानी अगर ये इरिथ्रोप्लेकिया हो गया है तो उसका मतलब स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया हो चुका है। इन शॉर्ट, ल्यूकोप्लेकिया वेस्कुलराइज्ड हो तो उसको इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया को आपने बायोप्सी करनी है, ओके, क्योंकि ये डिस्प्लेजिया है। अभी डिस्प्लेजिया का मतलब है प्री कैंसरस कंडीशन है, अभी आंसर नहीं होती है। इसके बाद हम चलते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर की तरफ।
या स्लाइवरी ग्लैंड की पैथोलॉजी की तरफ। तो स्लाइवरी ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि स्लाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ऐसे ग्लैंड जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड है। और माइनर ग्लैंड्स में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होती है जो कि ओरल म्यूकोसा में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो मेजर और माइनर स्लाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं मम्स। अब जो मम्स है स्लाइवरी ग्लैंड की पैथोलॉजी होती है, तो इसमें होता ये कि वहाँ पे कोई ना कोई वायरस होगा, लाइक मम्स वायरस है। तो मम्स वायरस का इन्फेक्शन होता है और मम्स वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बायलैटरल इन्फ्लेमेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की, जिसको पैरोटाइटिस कहते हैं। पैरोटाइटिस के साथ 3 और चीज़ें भी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। जिसको आप किस तरह से रट्टा मारोगे, इसको आप POPA पोपा से याद रख सकते हो। पी से पैरोटाइटिस या पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, ओ से ओर्काइटिस है, पी से पेनक्रियाटाइटिस और ए से सेप्टिक मेनिंजाइटिस होती है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड या पेनक्रियाटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक पेनक्रियाटाइटिस या पैरोटाइटिस आता है, उस केस में सीरम अमाइलेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और ओर्काइटिस होता है तो ओर्काइटिस की वजह से स्टेरिलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद है सियालिडिनाइटिस। सियालिडिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड किसी की भी हो सकती है। तो मोस्ट कॉमनली क्या किस वजह से हो सकती है? फॉर एग्जांपल कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन है, कोई ऐसा स्टोन है जिसने सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन को हम कहते हैं सियालोलिथियासिस। जिस तरह कोलीलिथियासिस होता है, इस तरह सियालोलिथियासिस भी होता है। और सियालोलिथियासिस हो गया तो उनकी सिक्रेशन बाहर नहीं जाएगी, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिलैटरल होता है। ये यूनिलैटरल था जबकि वो बायलैटरल था मम्स वाला। उसके बाद कैंसर को देख लेते हैं। पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा एडिनोमा है, डेट मीन्स के बिनाइन ट्यूमर है। पिलियोमॉर्फिक पिलियोमॉर्फिक का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक ही जर्म लेयर से डिराइव होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। तो बिनाइन ट्यूमर जिसमें 2 चीज़ें होगी, कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रोमल या कार्टिलेज टिश्यू हो सकता है। नॉर्मली यूजुअली पैरोटिड में अराइज करता है और इसमें होता ये है कि एंगल ऑफ जा पर, क्योंकि पैरोटिड एंगल ऑफ जा के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पर आपको मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड लीनियन देखने को मिलती है। अब मोबाइल, पेनलेस और सर्कमस्क्राइब्ड लीनियन तीनों इंडिकेट करती है कि ट्यूमर बिनाइन है। इसके बाद इसका जो रिकरेंस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। और कभी-कभार ऐसा होता है कि ओके, तो हाई रेट ऑफ रिकरेंस मतलब वापस आ सकता है, बार-बार रिपीट हो सकता है। और ये है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि जो ट्यूमर के कुछ पार्ट्स हैं, ट्यूमर के स्मॉल आइलैंड्स हैं, वो ट्यूमर कैप्सूल से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी रिसेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कंप्लीट रिसेक्शन करना बहुत मुश्किल है, इनकम्प्लीट रिसेक्शन होती है। कभी-कभार पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा चूँकि बिनाइन है, तो वो कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अगर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा, तो फेशियल नर्व डैमेज के साइन सिम्पटम देखने को मिलेंगे। और क्योंकि फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड के सबस्टांस के अंदर ही 5 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इसके बाद वार्थिन ट्यूमर है। वार्थिन ट्यूमर भी बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर होता है। सिस्टिक ट्यूमर है वर्ड पे फोकस करना, क्योंकि वो स्ट्रोमल और एपिथेलियल टिश्यू वाला कंपोनेंट था। बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है जिसके अंदर लिम्फोसाइट काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो जर्मिनल सेंटर को बता रही है कि जो लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा है, तो उसको जर्मिनल सेंटर कहते हैं। तो बिनाइन सिस्टिक टीराटोमा ट्यूमर जिसमें लिम्फोसाइट अबंडेंट हो, जर्मिनल सेंटर अबंडेंट हो, तो उसको वार्थिन ट्यूमर कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। दोनों बिनाइन है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है सलाइवरी ग्लैंड का, तो वो म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा है। म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा चाहिए हमेशा पैरोटिड ग्लैंड का ही होगा, जबकि यूजुअली पैरोटिड का होता है। तो म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा यानी ओमा है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें म्यूसिनस और स्क्वेमस सेल दोनों हो गए। म्यूसिनस और स्क्वेमस सेल दोनों हो गए। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये भी पैरोटिड से यूजुअली अराइज करता है और ये फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर देता है। तो आपने इन पॉइंट्स को कवर कर लेना है। इसके बाद इसोफेगस की तरफ चलते हैं। इसोफेगस में ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला, इसोफिजियल वेब है, ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है। तो ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला क्या होता है कि कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसमें इसोफेगस का और ट्रैकिया का एब्नॉर्मल कनेक्शन होता है, जिसका मोस्ट कॉमन वेरिएंट है। तो मोस्ट कॉमन वेरिएंट में जो प्रोक्सिमल इसोफेगस का एट्रेजिया होता है, लाइक अगर आपको मैं डायग्राम से दिखाऊं कि प्रोक्सिमल इसोफेगस का एट्रेजिया होगा और जो डिस्टल इसोफेगस है वो ट्रैकिया से राइज कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसके जो पेशेंट के क्या साइन और सिम्पटम होंगे, लाइक वॉमिटिंग होगी, ओके, पॉलीहाइड्रोनियास होगा क्योंकि इसोफेजियल एट्रेजिया है, तो फिर उसकी डिस्पोजिशन नहीं हो सकती, उसका यूज़ नहीं हो सकता किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। तो वॉमिटिंग होगी पहली बात। नंबर 2 पॉलीहाइड्रोनियास होगा। नंबर 3 एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, कंटेंट आगे पास नहीं कर पा रही, और एस्पायरेशन हो सकती है, लाइक इसोफेगस के कंटेंट ट्रैकिया में जा सकती है। इसके बाद इसोफेजियल वेब है। इसोफेजियल वेब का मतलब है कि इसोफेगस के जो म्यूकोसा होते हैं उसकी थिन प्रोट्रियन है, प्रोट्रियन बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अपर इसोफेगस में देखने को मिलता है। इसोफेगस के जो भी
देखने को मिलती है पैथोलॉजी, उसमें डिस्फेजिया ज़्यादातर देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया होगा स्पेसिफिकली पुअरली च्यूड फूड, ऐसे फूड जिसको च्यू नहीं किया गया, चबाया नहीं गया या लिक्विड फूड है तो उसका डिस्फेजिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जो इसोफेजियल वेब है ये ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देती है, किसके लिए? इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क को बढ़ा देती है। और अगर इसोफेजियल वेब के साथ 2 चीज़ें मौजूद हो लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बीफी रेड टंग ड्यू टू एट्रोफिक ग्लोसाइटस, तो ग्लोसाइटस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इसोफेजियल वेब, इन तीनों चीज़ों को मिला दो तो बनेगा प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था बैकवर्ड सिंड्रोम, जिसमें एप्थस अल्सर था, जेनिटल अल्सर था, यूवाइटिस था। ओके, इसके बाद है ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम। ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम होता ये है कि वहाँ पे प्रोट्रूजन थी इसोफेजियल म्यूकोसा की, यहाँ पर आउटपोचिंग होती है फेरेंजियल म्यूकोसा की। अब होता ये है कि जो फेरिंक्स के मस्कुलर वाल है, तो मस्कुलर वाल में एक एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है। उस एक्वायर्ड डिफेक्ट को फाल्स डायवर्टिकुलम वगैरह कह सकते हैं। डायवर्टिकुलम एक एब्नॉर्मल कनेक्शन होता है, तो उस एक्वायर्ड डिफेक्ट से या फाल्स डायवर्टिकुलम से फेरेंजियल म्यूकोसा की आउट पाउचिंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर इसोफेगस और फेरिंक्स का जंक्शन होता है, जहाँ पर अपर इसोफेगल स्फिंक्टर है, तो इससे ऊपर ये आपको ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम देखने को मिलता है, जिसको आप सिंपल फाल्स डायवर्टिकुलम भी कहते हो। इसोफेगस की एब्नॉर्मैलिटी है, पैथोलॉजी है, तो इसमें डिस्फेजिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है या बैड ब्रेथ होती है जिसको हैलिटोसिस कहते हैं। इसके बाद मिलोरी वीस सिंड्रोम है। मिलोरी वीस सिंड्रोम या मिलोरी वीस टीयर है, तो यहाँ पर इसोफेगस का जो म्यूकोसा है उसकी लॉन्गिट्यूडनल अल्सरेशन देखने को मिलती है, सॉरी लैसिरेशन देखने को मिलती है। तो लैसिरेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ जीआईटी या गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन इज कॉल्ड मिलोरी वीस सिंड्रोम। इसमें सीवियर वॉमिटिंग होती है, मोस्ट प्रोबेबली अल्कोहलिज्म या बुलिमिया की वजह से होती है। पेनफुल हेमाटोमेसिस होती है। हेमाटोमेसिस का मतलब है कि ब्लड इन वॉमिट। ओके, ठीक हो गया। ओके, और अगर होता ही है कि अगर इसोफेगस रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से इसोफेगस के अंदर भी थोड़ी बहुत एयर होती है जो हम स्वेलो करते हैं, तो जो इसोफेगस से जो एयर है वो चले जाती है मीडियस्टाइनम के अंदर और सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बॉयर हेव सिंड्रोम। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। इसके बाद इसोफेजियल वायरसेस है जो कि अब हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्वायर्ड नॉर्मेलिटीज, एक्वायर्ड पैथोलॉजीज। तो एक्वायर्ड पैथोलॉजी में ये है कि जो लोअर इसोफेगस है, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस है, इसमें अगर सब म्यूकोजल वेन डायलेट हो जाए तो इस कंडीशन को इसोफेजियल वायरसेस कहते हैं। प्राइमरीली नहीं होती बल्कि सेकेंडरी होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो इसोफेजियल वेन है वो पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, ठीक है, वाया लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, ओके। लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर होता ये है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वो आगे पोर्टल वेन में अपना ब्लड नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से इसोफेजियल वेन में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा और डायलेशन देखने को मिलती है जिसको वेरिसेस कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होता है नॉर्मली, लेकिन इसके रिस्क ऑफ रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फट जाएगी तो हेमाटोमेसिस होती है, लेकिन इसकी जो हेमाटोमेसिस है वो पेन लेस होती है। इस चीज़ को देखना, ये पेन लेस है और ये पेन फुल है। और सिरोसिस की वजह से मोस्ट कॉमन जो कॉज ऑफ डेथ है वो यही इसोफेजियल वायरसेस के फटने की वजह से होता है। इसके बाद एकलेजिया है। एकलेजिया कार्डिया, इसमें होता ये है कि जो इसोफेजियल लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं कर पाया, ठीक हो गया। एकलेजिया कार्डिया, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब फूड पहुंचती है एसोफेगस के लोअर पार्ट में तो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की रिसेप्टर पे रिलैक्सेशन होती है, लेकिन अगर लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर खराब सही तरह रिलैक्स नहीं हो सकते और अगर एसोफेगस की मोटिलिटी डिसऑर्डर्ड हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एकलेजिया कार्डिया। होता ये है कि जो मायंटारिक प्लेक्सेस है जो कि हमारे दो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर लेयर के दरमियान में मौजूद होता है, तो वहाँ पे गैंग्लिया सेल डैमेज हो जाती है। इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल के दरमियान जो होता है मायंटारिक प्लेक्सस, वहाँ की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देता है। लेकिन अगर ये गैंग्लिया सेल डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से एकलेजिया कार्डिया हो जाएगा, क्योंकि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर पाएगा। जो डैमेज शुदा गैंग्लिया है वो इडियोपैथिक भी हो सकता है, प्राइमरीली भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। सेकेंडरी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल शगास डिजीज के अंदर ट्राइपैनोसोमा क्रूजाई का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी मेगा इसोफेगस एकलेजिया कार्डिया हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा कि डिस्फेजिया होता है, सॉलिड या लिक्विड फूड दोनों के लिए होता है, प्यूट्रेट ब्रेथ होती है, एक यहाँ पर एक बैड ब्रेथ इसमें भी थी, हेलिटोसिस ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम के अंदर थी। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको देखने के लिए इसोफेजियल मैनोमीटर कहती है। मैनो का मतलब प्रेशर, मीटर का मतलब मेजरमेंट है। और अगर बेरियम स्वेलो स्टडी करती है तो वहाँ पर आपको एक साइन देखने को मिलेगा जिसको बर्ड बीक साइन, ऐसा लगेगा जैसे किसी परिंदे की वो नहीं होती चोंच होती है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको एक साइन देखने को मिलेगा, बर्ड बीक
साइन है। और जो एक्लेज़िया कार्डिया है, ये एसोफेगस के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और कंडीशन भी थी जो कि एसोफेगस के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को बढ़ा देती है। ओके, तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, एक एसोफेजियल वेब है और दूसरा एक्लेज़िया कार्डिया होता है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है। तो इसमें होता ये है कि स्टोमक एसिड वापस एसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स कर जाता है ड्यू टू रिड्यूस लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर टोन। यहाँ पे टोन कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पे टोन ना होने के बराबर है। इसके जो रिस्क फैक्टर है वही टी अल्कोहल, टोबैको, इसके अलावा ओबेसिटी है, फैट रिच फूड है, डाइट है, कैफीन है या हाइडल हर्निया होता है। इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर हार्ट बर्न होता है जो कि कार्डिक चेस्ट पेन को मिमिक करता है। एस्थमा होता है, अडल्ट ऑनसेट एस्थमा है, कफ होती है, एनामल ऑफ टीथ को नुकसान पहुंच सकता है। ओके, अल्सरेशन होती है, अल्सरेशन को ओवरकम करने के लिए फिब्रोसिस होती है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर हो सकती है। और फाइनली लेट कॉम्प्लिकेशन में बैरेट इसोफेगस भी आ सकता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से। तो बैरेट इसोफेगस हो गया है। बैरेट इसोफेगस में होता ही है कि अगर स्टोमक एसिड इसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स कर जाता है तो फिर लोअर इसोफेगस का म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम से नॉन सिलेटेड कलरल एपिथेलियम बन जाएगा जिसमें गॉबलेट सेल देखने को मिलती है। 10% ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज या रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस उनके साथ ये देखने को मिलता है। ओके, होता क्यों है? क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेस है वो उसको बर्दाश्त करने वाली कलमनर एपिथेलियम होती है तो उसमें कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वजह से डिस्प्लेजिया और एडिनोकार्सिनोमा हो सकती है। देखो यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा होता है जबकि इसोफेजियल वेब और एक्लेज़िया की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसके बाद इसोफेजियल कार्सिनोमा। इसोफेजियल कार्सिनोमा वंस अगेन 2 टाइप का होता है, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का मतलब है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा आपको बताया था कि बैरेट इसोफेगस से प्री एक्जिस्टिंग बैरेट इसोफेगस से अराइज कर सकता है और ये लोअर 1/3 ऑफ इसोफेजियल म्यूकोसा को इन्वॉल्व करता है। जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है किसके? स्क्वेमस सेल की। और ये ओवरऑल पूरी दुनिया में जो इसोफेजियल कैंसर कॉमन है तो वो स्क्वेमस सेल है, जबकि वेस्ट के अंदर ज़्यादा कॉमन एडिनोकार्सिनोमा होता है। ओके, अब एक बात देखना कि यहाँ पर लोअर 1/3 के अंदर एडिनोकार्सिनोमा था, लेकिन जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है सुपर से भी ऊपर यानी अपर या मिडल 1/3 में देखने को मिलता है। उसके रिस्क फैक्टर में अल्कोहल या टोबैको है, सब में है। वेरी हॉट टी है, एक्लेज़िया कार्डिया भी बताया, इसोफेजियल वेब अभी हमने लिखी है या इसोफेजियल इंजरी होती है लाई इंजेक्शन की वजह से। ओके, जो इसोफेजियल कार्सिनोमा है उसका लेट या पुअर प्रोग्नोसिस होता है, यानी हमें उस वक्त पता चलता है जब कैंसर काफ़ी ज़्यादा आगे अ, बढ़ चुका होता है, इसकी स्टेजिंग आगे मज़ीद बढ़ चुकी होती है, ग्रेडिंग ज़्यादा हो चुकी होती है, तब हमें पता चलता है। इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होती है, रिकवरी रेट रिलेटिवली कम होता है। इसकी जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, पहले सॉलिड फ्लूइड का, फिर लिक्विड फ्लूइड का, फिर वेट लॉस हो सकता है, पेन है, हेमाटोमेसिस देखने को मिल सकती है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्यों होती है? क्योंकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा या ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा तो कफ वगैरह भी हो सकती है। ठीक हो गया? और जो कैंसर है वो आगे लिम्फ नोड के ज़रिए फैलता है, लिम्फोजीनस स्प्रेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन ये किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है। लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर और मिडल 1/3 को इन्वॉल्व करती है, तो अपर 1/3 सर्विकल और मिडल 1/3 मीडियस्टर्नल या ट्रैकियोब्रांकियल लिम्फ नोड, जबकि लोअर 1/3 सिलियक या गैस्ट्रिक नोड के ज़रिए फैल जाता होता है। ओके, अब हमारी बारी है स्टोमक की पैथोलॉजी की। तो स्टोमक के अंदर कुछ एक्वायर्ड एब्नॉर्मैलिटीज़ है, कुछ कंजेनिटल है। तो कंजेनिटल में गैस्ट्रोसाइटिस है। गैस्ट्रोसाइटिस के अंदर एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होती है, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के जो 2 लैटरल फोल्ड होते हैं वो आपस में मिले नहीं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कंटेंट आगे एक्सपोज हो जाती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ओम्फैलोसील के अंदर होता ये है कि जो बॉवेल है या इंटेस्टाइन है या जीआईटी है उसकी परसिस्टेंट हर्निएशन होती है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो पूरी जीआईटी को जो तेज़ी से ग्रो कर रही है उसको अकोमोडेट कर सके। तो जो बॉवेल होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हर्निएट कर जाती है, ठीक है? नॉर्मली हर्निएट करती है, लेकिन अगर हर्निएटेड इंटेस्टाइन वापस ना आ सके तो उसकी वजह से ओम्फैलोसील हो सकती है और जो कंटेंट है वो पेरिटोनियम से कवर होती है, एमनियन से कवर होती है, लेकिन इसके अंदर गैस्ट्रोसाइटिस के अंदर कोई कवरिंग नहीं होती है पेरिटोनियम की या एमनियन की। इसके बाद पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब है कि जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टोमक का, तो वहाँ पे पाइलोरिक स्मूथ मसल होती है, उसकी कंजेनिटल हाइपरट्रॉफी होती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। ओके, क्लासिकली इसके जो साइनो सिम्पटम होती हैं पैदाइश से 2 हफ्ते के बाद फिर देखने को मिलती है। लाइक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, नॉन बिलनेस वॉमिटिंग होगी, कोई बाइल नहीं आएगा, पेरिस्टाल्सिस काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है और एब्डोमेन में ओलिव लाइक मैस फील होता है।
इसका ट्रीटमेंट यही है कि पाइलोरस के स्मूथ मसल को रिमूव करे सर्जिकली, तो उसको मायोटोमी कहती है। नेक्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या सिंपल गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक म्यूकोसा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में एसिडिक डैमेज होता है स्टोमक म्यूकोसा की तरफ। नॉर्मली दो चीज़ें हैं, एक होती है एसिडिक एनवायरनमेंट और दूसरा म्यूकोजल डिफेंस है। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, लाइक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन जो म्यूकोजल डिफेंस है, स्टोमक के म्यूकोजा को बचाने वाला डिफेंस सिस्टम है, वो कम है, तो इसकी वजह से इम्बैलेंस की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। लाइक डिफेंस मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ये है, 3 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म है। पहला ये है कि जो फोव्युलर सेल होते हैं वो म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस करती है। नंबर 2 सरफेस एपिथेलियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करती है और तीसरा नॉर्मल ब्लड सप्लाई, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और हाइड्रोजन को लीक एसिड को पिकअप कर लेती है। रिस्क फैक्टर में सीवियर बर्न है, लाइक कर्लिंग अल्सर की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। हाइपोवोलीमिया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। एनसेड है, एनसेड क्या करती है, पीजीई2 को कम कर देती है, ठीक है। अब बर्न होता है तो बर्न लाइक कर्लिंग अल्सर है तो उसकी वजह से हाइपोवोलीमिया होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। एनसेड ले ली तो उसकी वजह से पीजीई2 कम हो जाएगा क्योंकि वो आगे ये एसिडिक सिक्रेशन को कम करते हैं, म्यूकोजल डिफेंस को मेंटेन करते हैं। हैवी अल्कोहल कंजप्शन है, कीमोथेरेपी है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर। वो कर्लिंग अल्सर था, कुशिंग अल्सर था, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वेगस नर्व की स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है। वेगस नर्व की स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी तो एसिड की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद शॉक है, ओके, शॉक की वजह से मल्टीपल या स्ट्रेस अल्सर होती है, वो आपको आईसीयू पेशेंट में देखने को मिलती है। अब एसिडिक डैमेज होगी तो वो सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन करवा देती है। नंबर 2 सुपरफिशियल एपिथेलियम की लॉस भी देखने को मिल सकता है। अगर सुपरफिशियल एपिथेलियम का लॉस हो जाए तो इसको बोलते हैं इरोजन, लेकिन अगर पूरी की पूरी म्यूकोजल लेयर का लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्सर। यानी पहले इन्फ्लेमेशन होगी, फिर सुपरफिशियल एपिथेलियम गायब हो जाएगी और फिर पूरी की पूरा म्यूकोजा ही गायब हो जाएगा, जिसको अल्सर कहते हैं। इसके बाद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक म्यूकोसा। इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एटियोलॉजी। क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस और दूसरा क्रोनिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है स्टोमक के एसिड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की, जो कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल होती है। जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, ये स्टोमक की बॉडी के अंदर और फंडस के अंदर देखने को मिलती है। जबकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो इन्फेक्शन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व करेगा एंट्रम के अंदर, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का मतलब है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, जो कि स्टोमक की बॉडी और फंडस के अंदर मौजूद होती है। होता ये है कि जो एंटीबॉडीज ऑफ पैराइटल सेल को और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो एंटीबॉडीज है वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो पैथोजेनेसिस है वो असल में टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से होती है, टी सेल की वजह से होती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर म्यूकोसा की एट्रोफी हो सकती है, इंटेस्टिनल मेटाप्लीजिया हो सकता है। मेटाप्लीजिया का मतलब है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। एक्लोरीडिया हो जाएगा, एसिड की सिक्रेशन कम से कम हो जाएगी। एसिड की सिक्रेशन कम से कम होती है तो जो एसिड था वो गैस्ट्रिन के लिए नेगेटिव फीडबैक के लिए काम करता था। यानी अगर एसिड कम होता है तो फिर गैस्ट्रिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और एंट्रम जी सेल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि जो गैस्ट्रिन है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, जी सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि एंट्रम के अंदर मौजूद होती है। मेगालोब्लास्टिक या पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। स्पेसिफिकली इंटेस्टिनल टाइप, जो एडिनोकार्सिनोमा है 2 टाइप का होता है, इंटेस्टिनल और डिफ्यूज टाइप है। जो क्रोनिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ज़्यादा दोनों देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी 2 एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लाइक यूरियस और प्रोटीएजेस, ठीक हो गया, ओके। जो कि यूरियस और प्रोटीएजेस इन्फ्लेमेशन के साथ साथ म्यूकोजल डिफेंस को वीक कर देती है। एंट्रम मोस्ट कॉमन साइड है, जबकि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस फंडस और बॉडी को इन्वॉल्व करता है। इस केस में एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होगा, अल्सरेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और अगर अल्सरेशन होती है तो उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये हो सकता है कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, वो भी इंटेस्टिनल टाइप का। यानी जो इंटेस्टिनल टाइप का जो एडिनोकार्सिनोमा है उसके क्या रिस्क फैक्टर हो सकती है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होती है, या फिर वो नाइट्रोसामीन की वजह से हो सकती है जो कि स्मोक्ड फूड के अंदर होती है, या जो टाइप ए ब्लड है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रिपल थेरेपी है, ओके। तो ट्रिपल थेरेपी के अंदर आपको पता है कि 3 टाइप की ड्रग्स होती है। इसका निमोनिक होता है कैप, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो आपने गैस्ट्रिक या गैस्ट्राइटिस या अल्सर को रिलीव करना है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया को रिलीव कर देना है, ओके। और ये चेक करने के लिए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन खत्म हो गया है तो स्टूल के अंदर एंटीजन नहीं होगा और नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट होगा। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज
का मतलब है सोलिटरी म्यूकोजल लेयर। सोलिटरी का मतलब स्पेसिफिक म्यूकोजल लेयर है जो कि प्रॉक्सिमल डुओडेनम या डिस्टल स्टोमक को इन्वॉल्व करती है। प्रॉक्सिमल डुओडेनम को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है एज कम्पेयर टू डिस्टल स्टोमक होती है। दो टाइप का है, एक डुओडेनल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर है। डुओडेनल अल्सर हमेशा हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से हो सकता है 95% के केस में, या फिर वो इसकी वजह से भी हो सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्रिनोमा का जो ट्यूमर होता है। ओके, इसमें आपकी गैस्ट्रिक पेन होगा, लेकिन ये जो पेन होता है वो पेन मील से इम्प्रूव हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो पेन होगा वो मील से मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जो गैस्ट्रिक अल्सर है हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से होता है 75% केसेस के अंदर, लेकिन दूसरे कॉजेज़ के अंदर एनसेड आ जाएगा, बाइल रिफ्लक्स आ जाएगा। इस केस में जो अल्सर होता है वो एंटीरियर डुओडेनम के अंदर होता है या पोस्टीरियर डुओडेनम के अंदर होता है। अगर पोस्टीरियर डुओडेनम के अंदर है तो जो रप्चर होता है, तो रप्चर के केस में ब्लीडिंग होगी, या तो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी की वजह से हो सकती है, या फिर रप्चर की वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्सर है वो लेज़र कर्वेचर ऑफ एंट्रम के अंदर मौजूद होती है, और यहाँ पे जो रप्चर होते हैं, रप्चर में जो ब्लीडिंग होगी वो एंटीरियर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है, जबकि यहाँ पर ब्लीडिंग गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से होती है। और यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक बायोप्सी है, तो डायग्नोस्टिक बायोप्सी के अंदर आपको ब्रूनर ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर, ओके, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर यानी आपने कहना कि ये डुओडेनल अल्सर है या मैलिग्नेंट अल्सर है, तो उसमें कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा से पता चला होगा कि ये डुओडेनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है। डुओडेनल अल्सर कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते, ना होने के बराबर मैलिग्नेंट होते हैं। ओके, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर, ओके, तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से होती है, वो भी इंटेस्टिनल सब टाइप। अब इंटेस्टिनल सब टाइप यानी अगर आप देखो तो यहाँ पर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया भी हमने पढ़ना है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होती है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से होती है, इंटेस्टिनल सब टाइप की होती है। यहाँ पे बिनाइन पेप्टिक अल्सर है, जो बिनाइन पेप्टिक अल्सर है यूजुअली स्मॉल होती है, 3 सेंटीमीटर से साइज इनका कम होता है, शार्पली डिमार्केटेड होती है, पंच आउट होती है, और इनको सराउंड करने वाला रेडिएटिंग फोल्ड ऑफ म्यूकोसा है। जबकि मैलिग्नेंट अल्सर रिलेटिवली लार्जर होते हैं, स्मॉल थे, और यहाँ पर इर्रेगुलर विद हीप्ड अप मार्जिन, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। बायोप्सी रिक्वायर होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है सरफेस एपिथेलियल सेल की, जिसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ओके, इसको मज़ीद 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल और डिफ्यूज। इंटेस्टिनल टाइप है मोर कॉमन होती है, यहाँ पर लार्ज इर्रेगुलर अल्सर्स होती है, लार्ज इर्रेगुलर अल्सर विद हीप्ड अप मार्जिन, ठीक हो गया। ओके, एडिनोकार्सिनोमा दैट मीन्स कि मैलिग्नेंट अल्सर होता है। मोस्ट कॉमनली स्टोमक का जो लेजर कर्वेचर है, एंट्रम का जो लेजर कर्वेचर उसको इन्वॉल्व करता है, लाइक गैस्ट्रिक अल्सर की तरह, ठीक हो गया। इसके रिस्क फैक्टर में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया ये सब चीज़ें आ जाती है। जबकि डिफ्यूज टाइप में सिग्नट रिंग सेल होती है जो कि गैस्ट्रिक वाल को इन्फिल्ट्रेट कर देती है, और जो डेस्मोप्लीजिया होता है, डेस्मोप्लीजिया की वजह से स्टोमक वाल मजीद थिक हो जाती है, और इस थिकनिंग को लिनाइटस प्लास्टिका कहती है। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से एसोसिएटेड नहीं होता, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से एसोसिएटेड था एडिनोकार्सिनोमा। यानी जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया और नाइट्रोसामिन डिफ्यूज के अंदर किसी काम के नहीं होते। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में क्या होता है, वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल पेन है, एनीमिया हो सकता है। ओके, इसके अलावा अर्ली सेटाइटी है, या लेजर ट्रिलाइट साइन हो सकता है, एक्यांथोसिस नाइग्रिकन भी हो सकता है। लिम्फ नोड के जरिए फैलेगा, स्पेसिफिकली लेफ्ट सुप्राक्लैविकुलर नोड को इन्वॉल्व करेगा, इसको बोलते हैं विशु नोड। डिस्टेंट मेटास्टेसिस लीवर को इन्वॉल्व करती है। दूसरी साइड के अंदर लाइक पेरिम्ब्लाइका रीजन है, तो पेरिम्ब्लाइका रीजन के ऊपर चला जाए तो वहाँ पर सिस्टर मैरी जोसेफ न्यूड्यूल करवा देगा, जो कि इंटेस्टिनल टाइप की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके, या अगर ये बाइलैटरल ओवरीज में चला गया तो वो आपको डिफ्यूज में देखने को मिलता है, और इसको बोलते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर। यानी डिफ्यूज के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज में क्रूकनबर्ग ट्यूमर, जबकि इंटेस्टिनल में पेरिम्ब्लाइका रीजन है। डिफ्यूज के अंदर कोई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया या नाइट्रोसामिन का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जो इंटेस्टिनल टाइप है इसमें 3 चीज़ें आ जाती है। डिफ्यूज के अंदर सिग्नट रिंग सेल होती है, जबकि इंटेस्टिनल के अंदर इर्रेगुलर अल्सर विद हीप्ड अप मार्जिन देखने को मिलते होते हैं। डेस्मोप्लेजिया आपको डिफ्यूज में देखने को मिलती है। तो हमने तकरीबन ओरल कैविटी, एसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड और स्टोमक की पैथोलॉजी को कवर कर लिया है पैथोमा से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग चैप्टर है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, कोलोन, इनकी पैथोलॉजी को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।